नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको। सुनील सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज ये हमारा वीकली शो है, लेकिन ये संवत 2082 के लिए बड़ा शो होगा। अगले साल के लिए हमें क्या-क्या नज़र रखना चाहिए और इस साल, चूँकि बुनियाद हमेशा हिस्ट्री से बनती है, तो पिछले साल 1 साल में दिवाली से दिवाली तक जो कुछ भी हुआ, उसी के आधार पर अगले साल क्या हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुनील सर, पहले तो बहुत-बहुत दिवाली की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके सारे फॉलोअर्स को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपके परिवार को और आपके फॉलोअर्स को भी बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। राइट। जी, तो बेसिक हम लोग सर देखते हैं पहले कि ये जो हम लोगों ने देखा कि दिवाली से दिवाली तक में बेसिक इंडेक्स तो निफ्टी ने लास्ट कुछ दिनों में मैनेज कर लिया, तो वो दिवाली से दिवाली तक ग्रीन में आ गए। 500 बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और निफ्टी नेक्स्ट 50 6% नीचे है। लेकिन ये रॉ डेटा है, इसमें जब इंटेलिजेंस लगेगा सुनील सर का, तब आपको समझ में आएगा कि इस डेटा को डिकोड कैसे करें। ये तो ऐसे देख के तो कोई भी देख लेगा किसी वेबसाइट पे जाके, लेकिन इस शो का मकसद है कि कैसे उसको अच्छे समझा जाए। मिड और स्मॉल कैप में क्या हो रहा, माइक्रो कैप में क्या हो रहा, और आईपीओ जिसकी बड़ी बहार लगी हुई है, वो -5% इंडेक्स चल रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट सर ये है, तो मैं ये जो फाइनेंशियल पैक है एक पूरा, मिनट इसको एक्सप्लेन नीरज जी, करिए। एक मिनट मैं कहता हूँ कि एक आप वो फ्लोज वाला स्लाइड भी दिखाइए, उसके बाद इसमें आते हैं कि लास्ट ओके। ईयर दिवाली से दिवाली एफआईएस की हाँ, रुझान और आउटफ्लोज क्या थी, क्योंकि उससे हम फिर लाइन लगाएंगे। एग्जैक्टली सर, ये लीजिए। तो मैं समराइज करता हूँ, इसी को आप ऐसे इसी स्लाइड में रहने दीजिए। तो लास्ट ईयर दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हेडलाइन में क्या दिखता है, मैं बताता हूँ आपको, शायद आपने नोटिस किया कि नहीं। हेडलाइन में दिखा कि लार्ज कैप इंडेक्स का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस था, उससे कम थी मिड कैप जो करीबन फ्लैट थी, मगर भयंकर अंडर परफॉर्मेंस आई मिड कैप, स्मॉल कैप, सॉरी मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। तो समझिए कि लार्ज कैप का वक्त था, जमाना था, फंड मैनेजर्स ज्यादातर लार्ज कैप खरीद रहे थे। अब लार्ज कैप खरीदने वाले कौन होते हैं? एफआईआई। मगर इस स्लाइड में देखो तो 4.25 लाख बिकवाली हुई उनकी। तो ये अजीब सी चीज होती है, और इसमें डीआईएस का करीबन दुगना खरीदारी, 8 लाख करोड़ के कुछ कम। तो क्यों मैं बता रहा हूं ये भी आपको याद होगा ना, मैंने पिछले शोज में भी बताया आपको कि डीआईएस की जो फ्लोज, खास करके म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज आते हैं, वो 50% के फ्लोज मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा होते हैं। तो अब इस स्थिति में सोचिए, ये बिल्कुल अपने लॉजिक के विपरीत है कि दुगना पैसा आया, यानी समझिए कि इसमें आधा भी आपको मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा आया, राइट। और जो भी एफआईएस ने लार्ज कैप में बिकवाली करी, उसको तो पूरा डीआईएस ने खरीद लिया। ठीक, वो तो बात सामने दिख रही है, इसलिए लार्ज कैप का रिटर्न आपको बेहतर। पर बाकी का जो 4 लाख उनको मिड और स्मॉल कैप खरीदना था, उन्होंने क्यों नहीं उतना खरीदा? क्योंकि देखिए उसमें बहुत नेगेटिव रिटर्न है, यानी वो मिड कैप का पैसा भी उन्होंने लार्ज कैप को डाइवर्ट किया, जितना उनको फंड के एक अलोकेशन में परमिट करता है। जैसे समझिए फ्लेक्सी कैप में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। हिस्टोरिकली फ्लेक्सी कैप को देखें तो 70-80% लार्ज कैप रखा गया था, इस बार शायद उसको 85-90% लार्ज कैप कराया गया है। और लार्ज एंड मिड कैप ऐसी सेगमेंट में जहां पे नॉर्मली 35% मिनिमम मिड कैप होने की जरूरत होती है, बस उसी मिनिमम के तौर पर इन्होंने किया। और स्मॉल कैप फंड में भी आपको 35% तक मिड या लार्ज कैप खरीद सकते हैं। क्लियर कट आपको दिख रहा है कि उन फंड मैनेजर ने लार्ज कैप ही खरीदा स्मॉल कैप फंड में भी। तो क्लियर कट डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने डिसाइड किया कि एफआईएस ने भी जो भी बेचा मैं उसे खरीदूंगा, और मेरे मिड और स्मॉल कैप में भी जितना मेरे को लार्ज कैप की एलोकेशन परमिटेड है, मैं उसका पूरा इस्तेमाल करके लार्ज कैप को ही खरीदूंगा। तो ये थी उसके ऑब्वियसली उसका एक सेक्टरल कॉल भी आता है, जिसपे आते हैं हम। मगर यहां से अब अगले साल के लिए 1 मिनट इसी स्लाइड से कर दिए तो क्या है सिचुएशन है कि हर महीने म्यूचुअल फंड्स को एवरेज में 50,000 करोड़ की इनफ्लो आती है, जिसमें से 29-30 हजार एसआईपी के कारण आती है। तो समझिए कि राइट। अगले साल में मिनिमम आपको 6 लाख करोड़ सेम सिचुएशन हो रही होगी। तो 6 लाख करोड़ का पैसा डीआईआई यानी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को आया। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कंपनी की पैसा, डीआईआई में होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी होते हैं, राइट, और पेंशन फंड भी होते हैं।
तो उसके अलावा आपको समझिए कि ये नेक्स्ट मुहूर्त तक आपको ये नंबर मोस्ट लाइकली रिपीट हो जाएगा, तो उसमें डाउट नहीं है। ये मेरी पहली एक चीज है कि समझिए कि अगले साल भी डीआईएस का 8 लाख करोड़ का खरीदारी होगा। अब सिचुएशन है कि एफआईएस का 4.25 लाख करोड़ का बिकवाली होगा कि नहीं, ताकि फिर समझे कि लास्ट ईयर का फिर रिपीट होगा क्या। तो पहले मेरी चीज है कि नहीं होगा रिपीट। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा आपने कि उनकी बिकवाली में एक गिरावट आई है, एक टेलिंग डाउन हुआ है, और बीच में उन्होंने देखिए मार्च अप्रैल मई जून में थोड़ी बहुत खरीदारी भी की थी एफआईएस ने, राइट। तो अगले साल के लिए एफआईएस ने 4.25 लाख करोड़ जो इस साल बेचा है, मेरे ख्याल में वो शायद आधा तक भी गिर सकता है, यानी 2 to 2.5 लाख करोड़ का ही सेलिंग अगर हुआ तो। बट एक ऑप्टिमिस्ट व्यू लेके तो इवन फ्लैट रहा तो मार्केट नई हाइस पहुंच सकती है, क्योंकि एक अंग तो पूरा भरपूर काम कर रहा है, दूसरा अंग बेच रहा था, अगर वो नहीं बेचे तो भी आपको मार्केट अगले संवाद में नई हाई छू सकता है। तो क्या है, मगर कुंडली एफआई के हाथ में है, ये बात समझना बहुत जरूरी है, कुंडली उन्हीं के हाथ। बेटा इस साल बात हो रही थी कि अरे एफआईएस से ज्यादा डीआईएस का हो गया है, आज आत्मनिर्भर हो गए हम कैपिटल मार्केट में, ऐसी एक चेस्ट थंपिंग जो कहते हैं ऐसी वाली बातें हो रही थी। मगर समझिए कि वो सब हुआ, वो होने के बावजूद क्या हुआ, आपको फ्लैट रिटर्न ही मिला, मिड कैप और स्मॉल कैप में नेगेटिव मिला। तो ये स्थिति आत्मनिर्भरता से आपको काम नहीं चलेगी भैया, इसमें हमें फॉरेन हैंड चाहिए। फॉरेन हैंड ना बेचे वो स्टेप 1 है, कुछ थोड़ी बहुत खरीदा करे स्टेप 2 है, भयंकर खरीदारी करे तो वो स्टेप 3 है। तो अगले साल मैं मानता हूं कि ये इधर स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 होगा, यानी ये वापस 4 लाख करोड़ की बिकवाली होने की संभावना कम है। और इसका कारण मैं क्यों बता रहा हूं कि इस साल क्यों बेचा उन्होंने, एक था कि उनको इंडिया का वैल्यूएशन भयंकर लगा, दूसरा था दिवाली के पहले वाली क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ घट गई थी, तो उसके कारण उनको और भी लगा कि जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, और तीसरी बात थी कि टैरिफ की झमेला आ गया जिससे इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ पे एक दाग आ गया, राइट। ये सब एक चीज थी। अब उन्होंने इंडिया से पैसा निकाल कर कहां डाला, उन्होंने डाला अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, उन्होंने डाला चाइना का स्टॉक मार्केट में, उन्होंने डाला कोरिया का स्टॉक मार्केट में। अगर इंटरनेशनल रिटर्न्स देखें, इंडिया का सबसे वर्स्ट रिटर्न रहा। तो ये समझिए कि एफआईएस ने बहुत स्मार्टली किया, क्योंकि जहां से उन्होंने पैसा निकाला वो अंडर परफॉर्मिंग मार्केट था, जहां पे उन्होंने पैसा डाला वो आउट परफॉर्मिंग मार्केट था। चाइना में उनको 48% रिटर्न मिला इस साल ईयर टू डेट। तो अगले साल ये रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट अगर 50% बढ़ गई तो वैल्यूएशन डिफरेंस बिटवीन इंडिया और चाइना कम हुआ होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उस टेल एंड ऑफ द ईयर में ही आपको गवर्नमेंट की ये जीएसटी कट वाली इनिशिएटिव आई, जिसके कारण हमारी एक भयंकर टैरिफ के अगेंस्ट एक डिफेंस भी अच्छा मजबूत हो गया, और आने वाले दिन में डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए एक उछाल की संभावना है जो पिछले साल नहीं था। पिछले साल कंजम्पशन बहुत कम थी, वो एक नेगेटिव था इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन की बात। तो अब वो डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि अगले साल कंजम्पशन वीक होगा, क्योंकि इतने बहुत स्टेप्स का पूरा इफेक्ट आपको अगले साल में दिखेगा। तो जो भी है ग्रोथ के बारे में कंसर्न्स कि बहुत गिरेगा, वो अब क्लियर है। तीसरी बात इसमें मैं मानता हूं कि ट्रेड की बात, टैरिफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थी एफआईएस को इंडिया में एडिशनल पैसा नहीं डालने की या निकालने की, वो दिख रहा है कि अभी रिसेंट टॉक्स से लग रहा है कि क्योंकि वो रशिया यूक्रेन वाली बात हो गई और जिसके कारण एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था। सेकंड बात है कि वो इंडिया को डेड इकोनॉमी ये वो कह रहे थे, अब थोड़ी पॉजिटिव सी खबरें आ रही है और ग्राउंड लेवल पे ट्रेड टॉक्स भी वापस रेज्यूम हो गए हैं। तो उम्मीद मन में ये उभरती है कि ट्रेड लेवल टॉक्स में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। शायद वो इनिशियली एक इंटरिम ट्रेड डील होगा जहां पे मुश्किल चीजों को अलग हटा के आसान चीजों को पहले इंक करके साइन कर दें और कह दें कि मुश्किल चीजों पे हम चर्चा करते रहेंगे और आगे वाले। वही खबर एक पॉजिटिव होगी एफआईएस के लिए इंडिया में आने के लिए, बिकॉज फाइनली याद रखिए कि टोटल एफआईआई मनी जो इंडिया में आता है उसमें 40% अमेरिकन एफआईएस का है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेचुरली उनके लिए अमेरिका के साथ इंडिया की संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से अब मेरे ख्याल में अगले साल
मार्केट का परफॉर्मेंस इस संवाद जो बीते हुए संवाद की परफॉर्मेंस थी उससे इक्वल, बेटर या सुपर बेटर ही हो सकती है। तो इससे कम होने की मेरी गुंजाइश नहीं। ये मैंने ओवरऑल चीज बता दिया, एक ओवरऑल मार्केट आउटलुक, राइट। यस, तो अब सेक्टरल परफॉर्मेंस इसमें इसी चीज के ऊपर, यानी एफआईएस, याद रखिए यही चीज, एफआईएस ने बेचा, डीआईएस ने खरीदा, राइट। एफआईएस ने बेचा लार्ज कैप्स, डीआई ने भी खरीदा लार्ज कैप्स और थोड़ी बहुत मिड कैप। तो वहां पर देखें तो क्या होता है कि फर्स्ट लार्ज कैप इंडेक्स की परफॉर्मेंस के पीछे इसी स्लाइड में है टॉप लाइन में आंसर, बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक इंडेक्स टोटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज का 35% लार्ज कैप इंडेक्स में शेयर है। तो लास्ट ईयर लार्ज कैप की अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है। अब उसको डीप डाइव करके ब्रेक डाउन करेंगे तो बैंक निफ्टी में देखें तो वेटेज सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक होता है, फिर लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, फिर लार्ज एनबीएफसी का होता है, फिर टेल में बाकी सब आते हैं। अब उसका डिटेल यहां पर है, देखा किसी ने, फिर किसने उठाया है बैंक निफ्टी को, निफ्टी पीएसयू बैंक ने। भले ही उसका शेयर कम है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही। फिर आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक ने भी 11% दिया, इसलिए ओवरऑल बैंक निफ्टी का 12.5। मगर उसके अलावा देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस एक्सक्लूडिंग बैंक ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। यानी जो लार्ज कैप इंडेक्स में आपको बड़े एनबीएफसी भी है, उन्होंने भी हाथ दिया, 14% उसका रिटर्न रहा है, राइट। और उस फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन बैंक में आपको देखिए तो नॉन लेंडिंग साइड, कैपिटल मार्केट्स वाली जो लेंडिंग पे नहीं होती है, जैसे स्टॉक मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबका 30% रिटर्न बढ़ा है। क्योंकि ये डायरेक्ट कोरिलेशन है एसआईपी बुक की बढ़त, लोगों की कैपिटल मार्केट रुझान, तो ये सब चीज। तो इस हिसाब से अब अगले साल के लिए ये इंडेक्स आपको डिसाइड करेगा, यही चीज आपको लार्ज कैप की लास्ट नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। क्योंकि अगर ये, क्योंकि ये बिगेस्ट वेट होती है ना, तो उसमें अगर देखें तो अगर एफआईएस की वापसी हुई या नहीं होती है, ये दो हम एक 0-1 जैसे डिजिटल वर्ल्ड में होता है ना, एक 0 या एक 1, तो अगर एफआईएस की वापसी होती है तो ये और भी बढ़ सकती है। क्योंकि जब वो आते हैं, एक पोर्शन होता है पैसिव फंड्स, जहां पे वो ऑटोमेटिकली 30% वो जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स इंडेक्स लार्ज कैप में है उनको खरीदने आती है। अगर उनका रुझान इंडिया के ऊपर बदल गया तो ये इंडेक्स और भी चल सकती है। मगर अगर ये एक नेगेटिव फ्लो की सिचुएशन कंटिन्यू रही तो यहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। क्योंकि वो बेचेंगे तो इन्हीं को बेचेंगे, बट क्या डीआईएस इतनी खरीदारी के बाद और इसको ज्यादा खरीदेंगे? तो मेरा मानना है कि क्योंकि ये ऑलरेडी चल चुकी है, इसको और आगे चलने के लिए या सेम अच्छी परफॉर्मेंस को रिपीट करने के लिए आपको एफआईएस का सपोर्ट चाहिए, एटलीस्ट नॉन बिकवाली की सपोर्ट, नॉन बिकवाली सपोर्ट। तो उस हिसाब से आप जज कीजिए। क्योंकि अगले साल के लिए मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आप करना रहे हैं तो एक आप देखिए कि आपको जरूरत है कि जो पिछले साल चला उसमें एफआईएस की वापसी, नॉन वापसी, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। सिमिलरली जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है जैसे लास्ट ईयर के, जहां पे कॉन्ट्रा कॉल होता है क्योंकि लास्ट साल का नेगेटिव रहा, अब खरीदना है, वहां पे भी यही दोनों चीज है, एफआईएस की वापसी या नहीं वापसी। क्योंकि उस हिसाब से आपको डिसीजन मेक, तो पोर्टफोलियो में हर एक आप को तय करना होगा कि कितना कॉन्फिडेंस आपको है कि एफआईएस की वापसी होगी। उस हिसाब से कंप्लीटली डिफरेंट पोर्टफोलियोज बन सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट है आप लोगों को जो भी सुन रहे हैं, सभी कर रहे हैं, कि आप सोचिए कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, टैरिफ की सिचुएशन और उस सिचुएशन को एक हाथ में रखते हुए जो एफआईएस की वापसी की बात है वही आपको डिसाइड करेगी कि कौन सा सेक्टर चलेगा नहीं चलेगा। तो वो एक तय कर दीजिए। क्योंकि आपकी जो आउटलुक होती है तो रिस्क कैपिटल के बारे सोचेंगे तो कॉन्ट्रा को खरीदने में ज्यादा रिस्क होता है, राइट। तो कॉन्ट्रा कॉल है कि एफआईएस वापस आएंगे, क्योंकि अब तक वो नहीं दिख रहा है कि वो आ रहे हैं। तो आप वो
आपके रिस्क कैपिटल के बेस पर आप डिसाइड कीजिए कि कल अगले साल मुझे लग रहा है कि एफआईएस वापस करेंगे या एटलीस्ट नॉन सेलिंग नहीं करेंगे, तो उसे आपके हम्म, पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर स्टॉक्स ज्यादा होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली रूट बनता है वो कॉन्ट्रा वाले होनी चाहिए। अगर नहीं हम्म, आपको लगता है कि यही स्थिति कल अगले साल भी चलेगी कि डीआईएस हम्म, ही खरीदारी करेंगे, एफआईएस का नेगेटिव आउटलुक ही रहेगा, तो हम्म, आपकी आउटलुक डिफरेंट रहनी होगी, राइट। तो मैंने वेरी बैंकिंग के बारे इंटरेस्टिंग। में ये बता दिया कि हम्म, एक, अगर आपका कॉन्ट्रा कॉल है तो इसका अलोकेशन थोड़ा कम होना चाहिए, और आपका हम्म। पॉजिटिव कॉल है तो इसका अलोकेशन हाई होना चाहिए। ये है बैंकिंग रिलेटेड इंडेक्स का। सर इसमें मेरे मन में एक सवाल आया, लेकिन वो सवाल मैं पूछूंगा जब अगला सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला कंजम्पशन वाला भी डिसाइड कर लें, फिर वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इन्हीं दो सेक्टर से रिलेटेड है। अब इसको ठीक। एक्सप्लेन करिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि रियल एस्टेट, एफएमसीजी में जीएसटी कट हुआ, हालांकि बहुत कम इम्पैक्ट आया, फिर भी नीचे आया। कंज्यूमर ड्यूरेबल ओवरऑल नीचे है। ऑटो में एक, जिसमें एक अकेला सबको भारी पड़ रहा था, ये वाला सेक्टर क्या कह रहा है? तो ये वाला सेक्टर में देखिए, एक्चुअली यही डेटा को अगर हम्म, हम एंड जुलाई हम्म, में एक साल का रिटर्न देखते हैं हम्म। तो बहुत खराब होती, बहुत खराब क्योंकि होता है ये। क्योंकि अगस्त 15 के बाद ही आपको ऑटो में रुझान आई ना, यस, राइट। यस। नहीं तो उसके अगर वो ऑटो को निकाल दे तो ये और भी खराब होती है, और जुलाई 31 को तो किसी को आउटलुक पॉजिटिव नहीं था कंजम्पशन के ऊपर। तो ये जो भी हाँ, आपको दिख रहा है ये 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात है, हाँ। ये 3 ढाई महीने की बात है, ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है वो। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, ऑटो ने इसको थोड़ा सपोर्ट किया है कि ओवरऑल कंजम्पशन इंडेक्स को 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न आज दिख रहा है, राइट। हम्म, तो यहां पर क्या बनता है आपको सोच की, अभी 2 महीने की भी नहीं, सितंबर 22 के बाद की इंपैक्ट ही अभी तक हुआ है मार्केट में। हम्म। तो मेरे लिए अगले साल ये ओवरऑल कंजम्पशन रिलेटेड पैक एक स्ट्रॉन्ग बाई है, क्योंकि उसका टेल विंड अभी शुरू हुआ है। करेक्ट। तो इसका इंपैक्ट अब इसमें आप सोचेंगे कि क्या है, ये तब डिफरेंट डिफरेंट देखिए, कंजम्पशन में मैं ब्रॉडली इसको डिवाइड करूंगा 3 फेसेस में। जीएसटी हम्म, का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उसको मैं 3 फेजेस में डिवाइड करूंगा, राइट। तो फर्स्ट चीज हम्म, है कि क्योंकि इसको फेस्टिवल सीजन में अनाउंस किया था, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको दिखावे वाली चीज में दिखेगी। हम्म। फेस्टिवल में खरीदारी करते हैं चीज दिखाने के लिए अपने श्योर। भाई बहन को, फ्रेंड्स को, तो उसमें बनता है ऑटो, उससे बनता है टीवी जो ड्राइंग रूम में होती है, हम्म, राइट। सेकेंड होता है कि उधर जो बाकी चीज होते हैं, जैसे डिश वॉशर होता है वो किचन के अंदर होता है, शायद आपके भाई हम्म। बहन को दिखाएंगे बट पब्लिक को आके किचन में आके मेरा डिश वॉशर देखो नहीं बताएंगे, जस्ट एक राइट। ब्रॉड सोच बता रहा हूँ, राइट। तो वो थोड़ा डिमांड होगा, मगर मेरे ख्याल हम्म, में थोड़ा कम होगा, राइट। मगर सेकेंड फेज इसका होता है कि जो चीज इसमें बेनिफिट ले चुकी है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कट, मगर उसका डिमांड अभी वक्त सही नहीं है, हम्म। वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर कूलिंग रिलेटेड ड्यूरेबल्स, एसी, करेक्ट। रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, एयर कूलर, राइट। ये गीजर। सब चीज आपको, हाँ, ये गीजर भी सब, सर। हाँ, ये सब समर में ही आपको उसकी एक सोच आती है कि मेरे घर में और एक एसी बना, तो इसका जीएसटी का इंपैक्ट एक डिलेड इंपैक्ट होगा, और समर में आपको ये वाली कंज्यूमर ड्यूरेबल का एक छलांग दिखेगा। फिर हम्म, तीसरी बात है रियल्टी, क्योंकि रियल्टी में भी जीएसटी का पूरा इंपैक्ट है, उसके साथ आरबीआई का रेट कट का भी इंपैक्ट है। उधर प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट, लोग घर को दिवाली में नहीं खरीदते, हम्म, राइट, इट्स नॉट। सेकंड, ये एक मानसून का सीजन भी होता है, वो जनरल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा डाउन सीजन होता है। तीसरी बात हम्म, है कि सी नॉर्मली क्या है कि कंजम्पशन ड्यूरेबल्स में, ऑटो में आपको डिमांड की प्रॉब्लम थी, सप्लाई की नहीं थी। ढेर सारी गाड़ियां बना चुके रहते थे, ढेर सारी टेलीविजन सेट्स बन चुके हैं, मगर डिमांड का प्रॉब्लम था जो जीएसटी ने आके सॉल्व किया है। मगर रियल हम्म, एस्टेट में आपको सप्लाई का प्रॉब्लम था, किस चीज हम्म, का, अफोर्डेबल हाउसिंग, आधार हाउसिंग का, क्योंकि महंगे हम्म, घर बिक रहे थे, सभी डेवलपर्स ने भी महंगे घर के बारे में ही सोचा कि प्राइम बीकेसी में या साउथ बॉम्बे में वहां पर एक बड़ा प्रॉपर्टी लगा के महंगी घर करो, वो तो बिक रहा था इसे।
मगर किसी ने भी जाके खारगर में या उधर जाके एक मीडियम अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रोजेक्ट, क्योंकि डिमांड नहीं था तो उन्होंने भी ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए। तो अब ये रुझान बदला है, सीमेंट में भी जीएसटी कट हुआ है, आरबीआई की रेट कट्स भी आज ईएमआई में कर रही है। तो रियल एस्टेट का रियल इंपैक्ट ऑफ द आरबीआई रेट कट रियल एस्टेट में ही दिखेगा, बिकॉज वो 15-20 ईयर लोन होता है। थोड़ा भी आपको ईएमआई कम होता है तो जो बड़ी घर खरीदने की जो है, वो एक जो नहीं खरीद सकता था इवन 40 लाख घर, अब उसके बजट में आ जाएगी, राइट। तो मगर उसमें क्या है कि सप्लाई, मैंने बिल्डर्स को जाके आइडेंटिफाई करना है लार्ज पॉकेट्स ऑफ लैंड, फिर उसके पर में प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और फिर उसको करना है, फिर डिमांड आके आएगी। तो ये डिलेड इंपैक्ट होगा जो अगले साल में शायद समर के बाद आपको पिकअप होती दिखेगी, राइट। तो ये जीएसटी के इंपैक्ट का कंजम्पशन पैक के ऊपर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और इस बीच के अंदर एफएमसीजी की जो बात है उसमें क्या हुआ है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लो एंड की प्राइस में प्रोडक्ट्स है, उधर भी आपको 12 to 5 या 5 to 0 ऐसी चीजें हुई है जीएसटी में। मगर उसमें क्या है कि आपको जो सेल्स का डिमांड बढ़ने के लिए ना तरीका अपनाना पड़ता है कंपनीज को, या वो सेम प्राइस पे वेटेज ग्रामेज को इंक्रीज करेंगे बिस्किट पैकेट का, नहीं तो क्योंकि खाली 5% सेविंग इन समथिंग विच कॉस्ट 100 रुपीज, उसको अभी 95 रुपए में थोड़ी जाके आप ज्यादा खरीदोगे, राइट। सेकंड, एफएमसीजी में भी आपको क्या है कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे टू डे परचेस, आप ज्यादा सोप या ज्यादा हेयर ऑयल बिकॉज सस्ते हुए ज्यादा नहीं खरीदेंगे, राइट। तो उसका इम्पैक्ट आएगा जब मैन्युफैक्चरर्स आपको साइज बिल्ड करेंगे। तो आप 5 रुपए पे बिस्किट में पहले 50 ग्राम बिस्किट आता था, अब 60 ग्राम आएगा, समझिए। तो नेचुरली वो सेल वॉल्यूम ऑफ एफएमसीजी कंपनी बढ़ेगी, क्योंकि पैकेट तो आप एक ही पैकेट खरीदेंगे पर उसमें बिस्किट ज्यादा मिल रहा है, सेम हेयर ऑयल खरीदेंगे ज्यादा हेयर ऑयल मिल रहा है। तो उसका एक टॉप लाइन का इंपैक्ट आपको आकर धीरे धीरे दिखेगा, एक भयंकर इंपैक्ट नहीं दिखेगा जैसे। तो एफएमसीजी का एक कंटिन्यूइंग स्टोरी होगा। और एफएमसीजी की और एक रीजन है ये नेगेटिव रिटर्न का कारण, वो है कि वो लार्ज कैप इंडेक्स में सिग्निफिकेंट शेयर है और एफआईएस का उसमें ज्यादा रुझान होता है क्योंकि वो स्टेबल कंपनीज होती हैं। तो ये स्टेबिलिटी अगर वो इंडिया में निवेश करते हैं तो जरूर एफएमसीजी में कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये कॉल एफएमसीजी का कॉल एक एफआईआई रिटर्न के संबंधित कॉल है, बाकी सब तो लार्जली ये मिड एंड स्मॉल कैप प्ले है, तो ये डीआईएस का कॉल है, राइट। मगर ये पॉजिटिव है क्योंकि जैसे मैंने कहा इसकी फ्लोज तो मजबूत रहेगी और ये नंबर्स भी आपको धीरे धीरे सामने दिखेंगे। खाली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी क्वार्टर में जो ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे उसमें देखने की जरूरत है कि क्या मार्जिन को बहुत सैक्रिफाइस करके ये सेल्स हुई है। सेल्स तो हुई है, उसके बारे में डाउट नहीं है, राइट। तो वो एक बात आपको याद रखने की जरूरत है। जस्ट दैट इज व्हाई ऑटो में सी सम कंसोलिडेशन फॉर जनवरी सीजन, अगर डेटा ऐसा आता है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है कि ये कंजम्पशन पैक के पीछे कंजम्पशन तो बाय है, मगर कंजम्पशन के पीछे एक और स्ट्रॉन्ग बाय जो आ रहा है वो होता है इंजीनियरिंग कैपेक्स। क्योंकि इस सब मिलके क्या होगा, आपको नेचुरली आपको एक फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन की एक ग्रीन शूट्स अगले साल शुरू होगी। और इसीलिए यहाँ पर नेचुरली रियल्टी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको इंफ्रा रिलेटेड सीमेंट स्टील ये सब तो बढ़ेंगे ही, तो वो एक इम्पैक्ट। सेकंड, ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगा तो उसके कारण प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स की एक्सपेंशन भी शुरू होगी, राइट। तो ये चीज मन में रखते हुए वो सेकंड स्ट्रॉन्ग पिक है मेरे लिए, वो है इंफ्रा रिलेटेड पैक, खास करके इंजीनियरिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपेंशन और गवर्नमेंट की रोड और एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में थोड़ा अलग होता है, जिस तरह की चीजें की डिमांड होती है। तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में मशीनरी की, राइट, इरेक्शन, टर्बाइंस, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे कंपनियों की, तो वो एक इंफ्रा के अंदर थोड़ा स्लाइड टिल्ट है। और सीमेंट और स्टील तो कंटिन्यू रहेगा। बट जस्ट फाइनली इस स्लाइड के पीछे एक बार बैंक स्लाइड में जाएंगे तो इसके संबंधित ही एक मेरे को कहना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आउटलुक इस पूरे कंजम्पशन के पीछे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ज्यादातर ये प्रोडक्ट ईएमआई बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। यस, ऑटोमेटिकली आपको एनबीएफसीज, लेंडिंग एनबीएफसीज, राइट, और ये इनका भी आपको लोन ग्रोथ ऑलरेडी इस क्वार्टर में देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की लोन ग्रोथ के पीछे। तो अगले साल भी वो लोन ग्रोथ जारी रहेगी, बिकॉज अगर कंजम्पशन बढ़ना है तो लेंडिंग को बढ़ना है। सेकेंड बात है पब्लिक सेक्टर बैंक की, ऑलरेडी टॉप परफॉर्मिंग है,
कि अगले साल भी टॉप परफॉर्मिंग रह सकती है, अगर मैं कह रहा हूं जो इंफ्रा रिलेटेड स्टोरी है, अगर उस वो पे। किक ऑफ हो गई तो ज्यादातर एक्सिक्यूशन ऑफ इंफ्रा आपको एसएमई और एमएसएमई में होता है, जहां पर लेंडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको इस सेगमेंट में अनुभव है, 30-40 साल से वो एमएसएमई को लेंड कर रहे हैं, और इसलिए उनका एग्जैक्टली। लोन बहुत अच्छा होगा अगर ये पिकअप हो गया। और सेकंड बात, ये लोन्स 13-14% इंटरेस्ट रेट पे होती है, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी पॉजिटिव हो सकती है। तो इसलिए मेरा वापस सिचुएशन में आऊंगा तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का भी अगले साल अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द एफआईआई रिटर्न। अब मेरा वो क्वेश्चन है, हमने दो सेक्टर बहुत डिटेल में डिस्कस किए, एक हाँ, बैंकिंग फाइनेंशियल वाला और एक कंजम्पशन वाला। ये दो बिग पैक है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनी, सैकड़ों कंपनी है और हर तरह से हमने इसको डिस्कस किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने शुरू में कहा था कि एफआई आया और नहीं आया, और अपने रिस्क के हिसाब से आप कॉन्ट्रा कॉल लीजिए या फ्लो के साथ जाइए, रिस्क चलो सब लोग अपना अपना एनालाइज कर लेंगे। अगर एफआईआई केवल बेचना बंद कर दे, ना भी आए, वो केवल वो कम कर देगा कि चलो 4 लाख के बजाय हम 1.5 लाख करोड़ ही बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा कभी कभी बेच दिया, वैसे में कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा रहेगा, कंजम्पशन वाला या बैंक वाला? क्योंकि कंजम्पशन में डोमेस्टिक डिमांड है और बैंक में जीरो कॉस्ट ईएमआई लगी हुई है, अब दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई बेट लेना चाहे तो किस में ले, कंजम्पशन में कि बैंकिंग में? मैं 1 साल का रुझान जो भी आज बात कर रहे हैं हम, 1 साल के रुझान, मैं कहूंगा कि कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन ये स्लाइड से दिख रहा है कि उतनी ज्यादा चली नहीं, वेरएस बैंकिंग ज्यादा चली है लास्ट ईयर। तो अगर आपको इस सिचुएशन में कि एफआईएस की बिकवाली कम होती है मगर खरीदारी नहीं शुरू होती है, तो मैं कहूंगा कंजम्पशन का ज्यादा आपको फोकस रहना चाहिए। और अगर अगर एफआईएस की वापसी होती है तो उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में खरीदारी होगी, बैंकिंग में खरीदारी होगी, तो बैंकिंग का नंबर 1 में आ जाएगा। ओके, सेकंड होगा एफएमसीजी, क्योंकि वो भी लार्ज कैप के अंदर सेफ्टी प्ले होता है, और तीसरा प्ले होता है, तीसरा सेक्टर पे आएंगे हम आईटी पे, जहां पर यस सर। अगला आईटी पे डिस्कशन ये हमारा वही है। अच्छा, हाँ, एक ये फार्मा और हेल्थ केयर भी समझा ये दीजिए सर। और ये फार्मा, अब फार्मा में देखिए क्या हुआ है ना कि ये फार्मा का रिटर्न नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो बीच में वो ट्रम्प की टैरिफ की बात उठ गई थी, तो एक वो करेक्शन हुआ था। सेकंड, फार्मा में एक सेफ्टी सेक्टर माना जाता था, तो एफआईएस की सेलिंग का इंपैक्ट उस सेफ्टी सेक्टर में भी दिखा आपको। और अब इस साल में देखिए, अब फार्मा को वो जेनेरिक्स का तो क्लैरिटी आ गया कि नहीं होने वाली है, तो मेरे ख्याल में और कुछ नेगेटिव आने की एक मेरी आउटलुक नहीं है। और हेल्थ केयर पॉजिटिव मगर फार्मा नेगेटिव, माने ये बता रहा है आपको कि हॉस्पिटल सेक्टर और डायग्नोस्टिक सेक्टर ने ही इसको हाथ दिया है, यानी डोमेस्टिक ओरिएंटेशन। क्यों? हॉस्पिटल सेक्टर में दो चीज हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए जो अमाउंट फॉर सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने ढेर सारे को उन्होंने अब किया। तो इतने दिन से हॉस्पिटल्स मना कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को किसी ना किसी तरह, अब उनके लिए वो ओपन अप हो जाएगा बिजनेस, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है हॉस्पिटल्स के लिए। सेकंड चीज जो हुआ है हॉस्पिटल्स में कि ज्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल एक्सेप्ट फॉर अपोलो हॉस्पिटल्स हैव बिकम नाउ फॉरेन इक्विटी ओन्ड। यस एफडीआई आया है, एफआईआई भले नहीं आए, तो एफडीआई आया है, तो क्या होता है उसमें कि एक प्रोफेशनलिज्म और एक रुथलेस प्राइसिंग आ जाता है उसमें। दान धर्म की बात छोड़कर वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी को देकर ही प्राइसिंग करेंगे ये हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स। तो ये हॉस्पिटल की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छी है, आम जनता के लिए शायद भी उतनी अच्छी नहीं हो। और तीसरी बात है कि अगर एफडीआई आ गया और ये फॉरेन ये अपना वेंचर कैपिटल या प्राइवेट कैपिटल जो भी चला रहे हैं, तो एफआईएस का भी उनका कंफर्ट कि ये प्रोफेशनली मैनेज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मैनेज हो रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में फार्मा एक बाउंस बैक के लिए रेडी है, राइट। तो मैन एफआईएस की वापसी हुई तो नेचुरली सेफ्टी के तौर पर फार्मा की बाइंग होगी। ओके, तो मेरे लिए फार्मा और डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स का सिनेरियो तो ऑलरेडी पॉजिटिव में अभी बदल गया है। तो मेरे ख्याल लेकिन में हेल्थ केयर में जो हॉस्पिटल सेक्टर है ना, उसमें वैल्यूएशन लिहाज बहुत महंगे हो गए। वो महंगे हुए इसलिए क्योंकि इसमें खूब बहुत फॉरेन कैपिटल आ गई, और करेक्ट, अपोलो को छोड़ दो तो बाकी सब में धुआंधार तेजी हुई है, मल्टीपल्स करेक्ट, काफी ऊपर दिखे हैं।
लेकिन एक इसमें ये है कि ये राइजिंग सेक्टर है और जैसे जैसे अपग्रेड हो रहे हैं लोग, पैसे आ रहे हैं, तो वो अपनी हेल्थ केयर में अच्छे पैसे खर्च भी कर रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा मतलब मजाक में लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर आप लड़ नहीं सकते, हेल्थ केयर के अपने बिल से लड़ नहीं सकते हैं, तो हॉस्पिटल का स्टॉक खरीद लो, वो आपकी हेल्थ केयर को फाइनेंस करेगा। करेक्ट। ये तैयारी सही है कि अब महंगे होने, लेकिन अभी भी ये बहुत दम है इसमें। अभी भी है, और उसका थर्ड फैक्टर भी है ना, इंश्योरेंस पे उन्होंने ये हटा दिया ना, जीएसटी। जी हाँ। तो एडिशनल कॉस्ट अभी क्या हो कि इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, क्योंकि अब प्रीमियम अब हो गया, तो ज्यादातर हेल्थ केयर तो हॉस्पिटल में जाने में अगर इंश्योरेंस पे टेक केयर कर रहा है तो आप भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। करेक्ट। तो वो इंश्योरेंस का जो जीएसटी का हटाना हॉस्पिटल सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है। बिल्कुल। अभी इसके बाद सर एक और, ये हाँ। हमारा प्यारा आईटी सेक्टर अभी भी 18% नीचे है। तो अगर ठीक एफआईआई है, लौटे, मान लीजिए लौट आए वो, तो तब तो लॉट आए इसमें तो समझो दिवाली हो ये जाएगी। तो बहुत हो जाएगी। और नहीं आए ना तो क्या होता है कि हाँ। इसमें बाइंग का उतना सपोर्ट नहीं आएगा। तो इस साल ऑलरेडी 18% करेक्शन हुआ है, तो मैं मानता हूं कि एक फ्लैटिश रिटर्न होगा अगले साल में। ओके, राइट, क्योंकि डीआईएस तो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, इसलिए ये गिरा। और अगले साल भी अगर एफआईएस अगर परचेस नहीं कर रहे हैं और स्टेबल है, तो इसमें अभी भी डीआईएस की खरीदारी की मन अभी नहीं लगती है। अभी तक इस साल के भी अभी देखिए, जो चीन दिग्गज ऑलरेडी आईटी कंपनीज ने इस क्वार्टर में रिजल्ट डिक्लेयर किए, रिजल्ट्स अच्छे थे, फिर भी बाइंग सेलिंग हो रहा है आईटी इंडेक्स में, देखा आपने। क्योंकि डीआईएस को अभी तक वो, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस में बताया कि अभी भी अमेरिका में एक मंदी की स्थिति है। वो लोग ऑर्डर बुक के बारे में, उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे, सभी दिग्गज आईटी अभी तक जो उन्होंने डिस्क्लोज किया है, नंबर्स अच्छे थे, बट मार्केट में अभी भी इस हफ्ते का भी अंडर परफॉर्मर आईटी ही रहा है, क्योंकि डीआईएस खरीद नहीं रहे हैं। ओके, तो क्या है कि डीआईएस के लिए आईटी के ऊपर मन बदलने के लिए आईटी कंपनियों को ही जाके अपने गाइडेंस को पॉजिटिव बताने की जरूरत है, क्योंकि डीआईएस के पास कुछ और चीज नहीं है अमेरिकन मार्केट को जज करने के लिए। एफआईएस के पास, उनको पता है कि अमेरिकन मार्केट में क्या हो रहा है, राइट। तो इसीलिए डीआईएस को अगर आईटी खरीदना है तो उनको ना, एक तरफ उनको वैल्यूएशन भयंकर सस्ती दिखने की जरूरत है, या फिर उनको कंपनीज ही जाके अपने अर्निंग्स सीजन में एक आउटलुक बहुत पॉजिटिव बात करने की जरूरत है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, मगर क्या है कि सभी कंपनीज आउटलुक में बोल रहा है, बता रहे हैं कि हाँ, इफ दिस हैपेंस, इफ दैट हैपेंस, हेड्ज कर रहे हैं अपना बेट्स को, तो डीआईएस को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वही बात है साफ। मगर एफआईएस वापस आ गए तो उनके लिए आईटी बहुत वैल्यू जोन में है। वैल्यू जोन में, आई एग्री। तो ये आईटी का कॉल आप ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर एफआईआई रिटर्न नॉट रिटर्न, उस कॉल के ऊपर आप आए तो क्या होगा, नहीं आए तो क्या होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब बाइनरी क्वेश्चन हो गया हम लोगों के सामने। एग्जैक्टली। लेकिन एक सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो है, ये जो पूरे देश को इस समय इसने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक गोल्ड हेटर है और एक गोल्ड सपोर्टर है, दोनों के बीच में ट्विटर में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ने, सिल्वर तो चलिए खैर एक अलग तरह से बिहेव करता है, लेकिन गोल्ड को ही अगर हम देखें अकेले, 66% का रिटर्न है उस संवत से इस संवत के बीच में फिजिकल में। अच्छा, करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हुई है, उसका भी फायदा इसको मिला है। तो आपके साउथ इंडिया में तो सर गोल्ड तो मतलब, मैं तो आंध्रा जाता हूँ तो मतलब क्या गोल्ड दिखता है लोगों के पास, पहन के दिखाते हैं, वो जबरदस्त है। तो क्या आपका व्यू क्या बन रहा है सर गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में? मेरा व्यू है कि गोल्ड का मेन रीजन फॉर द रैली है दो चीज। एक है जो टैरिफ के कारण जो चाइना, जापान ऐसे देशों ने अपने रिजर्व्स में यूएस डॉलर का एलोकेशन कम करा के सेफर करेंसी में डी डॉलराइजेशन का मूव है, अब तक वो कंटिन्यू होते ही दिख रहा है। क्योंकि टैरिफ अभी भी उन्होंने 100% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया, और जापान भी बहुत खुश नहीं है उनके टैरिफ डील के साथ। तो सब एक डॉलर के ऊपर ओवर एक्सपोजर नहीं होनी चाहिए। जापान के पास $1 ट्रिलियन का यूएस डॉलर में रिजर्व है, चाइना का $800 बिलियन का है। तो उन्हीं की खरीदारी ने ये गोल्ड की रैली को शुरू किया, और उसके बाद रिटेल एचएनआई इन्वेस्टर अमेरिका में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमेरिका में उन्होंने भी गोल्ड ईटीएफ पे बहुत ज्यादा पैसा डालना शुरू कर दिया। ओके, तो ये दो है चीज। और अब की जो स्थिति दिख रही है सामने,
राइट। और यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत लोग अब बबल के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ वर्ल्ड यस बैंक, यस। और दूसरी तरफ यहाँ श्रीधर वेम्बू, ये हाँ हाँ, दोनों मैंने बड़े कल ही तो देखा। बोला कि ये यूएस स्टॉक मार्केट बबल में है, और गोल्ड का बढ़त ये बता रहा है कि स्टॉक मार्केट का बबल के बारे में डर आ गया। ओके, तो अगर ये सिचुएशन होती है और स्टॉक मार्केट का बबल फुटती है तो गोल्ड में और भी पैसा जाएगा। तो यस वो एक चीज है। तो मेरा ख्याल है कि अगर डोंट एक्सपेक्ट कि अगले साल भी 50-60% का रिटर्न आएगा, पर गोल्ड का डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद रखना है। तो पोर्टफोलियो अलोकेशन के हिसाब से, एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से मेरे ख्याल में आपको 10 to 20% बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट गोल्ड में रखना है। सर, 5 आदमी हैं इस दुनिया के जिन्होंने वार्निंग दी है। पहले पॉवेल ने दी, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड ने दी, मतलब 2 तो रेगुलेटर हेड कर रहे हैं। उसके बाद जेमी डायमंड ने की, जेपी मॉर्गन के चेयरमैन ने, फिर गीता गोपीनाथ ने की, और अंत में हमारे जोहो के फाउंडर वेम्बू साहब भी आ गए। तो सब वार्निंग दे रहे हैं यूएस के बारे में। तो आप सही कह रहे हैं कि मतलब ये वॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। गोल्ड में डबल डिजिट रिटर्न आएगा, पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा रखें। चांदी तो बड़ी वोलेटाइल रहती है सर। नहीं, चांदी का भी गोल्ड का आधा, आप जो भी गोल्ड का डिसाइड करते हैं 10, 15, 20, उसका आधा सिल्वर में रखिए, क्योंकि क्या होता है कि गोल्ड की वैल्यूएशन आपको डिसाइड करेगी वो। फिनिश्ड। ओके, सो दैट इज द होल सिनेरियो सर। अब हम लोग खत्म की ओर पहुंच गए हैं फाइनली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। तो कुल मिला के अगला साल अच्छा होगा ऐसा लग रहा है। सी डेफिनेटली, देखिए 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड करेंगे ना। एक होता है जियोपॉलिटिकल, टैरिफ, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल, ओके, और दूसरा होता है डोमेस्टिक इकोनॉमिकल, राइट। जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल का अनसर्टेन सिचुएशन चल रहा है, मगर इंडिया रिलेटेड जियो इकोनॉमिक का मुझे लग रहा है कि सॉल्यूशन आ जाएगा इस साल, ओके। और फिर होता है डीआईए फ्लोस, एफआईए फ्लोस। डीआईए फ्लोस की मजबूत स्थिति कंटिन्यू होगी, एफआईएस की डिजिटल बाइनरी सिचुएशन मान लीजिए। तो अगर ये चारों को मिला दे तो डीआई की सपोर्ट के कारण मार्केट नहीं गिरेगी, और एफआईएस की सपोर्ट नहीं आई तो मार्केट बढ़ेगी नहीं, मगर सपोर्ट आ गया तो बढ़ेगी। तो समझिए कि लिक्विड ऑक्सीजन से हमें लिक्विड को हटाना है। लिक्विड, जैसे अजित ने कहा, विलन ने ना, कि लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा, इस हीरो को आप डुबा दो उसमें। तो उस हालत में डीआईएस का ऑक्सीजन का तो रहेगा सपोर्ट, मगर ये लिक्विड से हटना है तो एफआईएस की वापसी आएगी, तो हम दोनों तरफा ऑक्सीजन देख सकते हैं। चलिए, ये हमारी शुभकामनाएं सबके लिए। ये उम्मीद है कि अगला साल अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सिचुएशन एनालिसिस हमने की और पॉजिटिव ही साइड में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन गोल्ड को ही भूलिएगा मत, पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके सारे लोगों को। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा होता है, पूरा साल कैसा होता है। अगले बार हम लोग फिर मिलेंगे, फिर देखेंगे क्या सिचुएशन होती है। थैंक यू सो मच सर। एंजॉय योर दीपावली। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी।